हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी अगर हमारा एडमिशन हो गया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो था कि जो बच्चे मतलब इधर उधर मतलब हर वीडियोस में भागते हैं, मतलब कि इस पहले इस वीडियो में इस चीज़ को देख लिया, इस वीडियो में इस चीज़ को देख लिया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें मतलब एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा और फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स का इंतज़ार करना होगा और अपना रिजल्ट्स देखते ही आपको काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो कब आना है, कैसे आना है। तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा वेट करा रही है कि मतलब रिजल्ट्स आने हैं, मतलब कि बार बार डेट रिवाइज हो रही है कि पहले बोला 5 को आएगा, फिर उसके बोला 15 को आएगा। तो अब ये चीज़ होती रही है, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस वेट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बोन है, आप लोग के लिए कहीं ना कहीं से ये तरीके से फ़ायदा ही है आगे चल के। ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये फ़ायदा ही देगा आगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये एक तरीके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑल इन वन वीडियो है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में मिलेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बस एक वीडियो में ही मिलेगी। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलना है। बस इस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद कल आप अपना रिजल्ट्स का वेट करिए और अपना रिजल्ट्स का वेट करिए और रिजल्ट्स देखिए और उसके बाद अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करिए। सो ऑल द बेस्ट। So first of all, we will discuss about results and counseling. So let's start with our this slide. It is saying that इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नए सत्र में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू की है। ऑनलाइन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू की है, इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। और इसके लिए प्रवेश प्रकोष्ठ ने तैयारी पूरी की कर ली है। 25 अक्टूबर से यूजीईटी की रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। 25 को ही यूजीईटी की रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए जाएंगे। यूजीईटी मतलब बीएससी, बीए और बीकॉम, बीए, एलएलबी, इन सब चीज़ों के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 25 अक्टूबर को आपके डिक्लेयर किए जाएंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। ईवीवी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के 4-5 दिनों के बाद संगठक महाविद्यालय भी कट ऑफ जारी कर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे। संगठक महाविद्यालय मतलब कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं आपके, संगठक मतलब एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं आपके, वो जो प्रवेश परीक्षा के बाद वो भी अपने कट ऑफ्स जारी करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं एक्सक्यूज़ में, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनकी जो कट ऑफ लिस्ट होती है, उनकी जो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, वो हमेशा ये बताने की बस इतना ही बस ज़रूरत है, मतलब बताना ही बहुत है। मतलब इसके लिए कोई लिस्ट विस्ट आप ना देखिए कि जो उनकी कट ऑफ लिस्ट जारी होती है वो हमेशा कमी होती है, मतलब उनकी कट ऑफ लिस्ट कमी से शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट में जो हायर बच्चे टॉपर्स होते हैं और जो उनके बिलो टॉपर्स होते हैं, मतलब जैसे जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब जिनका रिक्वायरमेंट होती है कि इतने से इतने तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेना है, वो पहले ही चले जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए कि जैसे टॉपर का 210 नंबर रहा, फिर उसके बाद नीचे आया, तो 210 के ऑन एन एवरेज अगर हम देखना चाहें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 170 160 के बीच के, 170 160 से 210 के बीच में जितने भी बच्चे आएंगे वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले ही जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसके नीचे वाले बच्चे आएंगे उनका तो भाई होना ही होना है आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो इसीलिए मतलब कि उनका हमेशा कट ऑफ कम ही रहता है। समझ रहे हैं आप बात को? उनका कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है। तो इसके लिए आप चिंता ना करिए, बस अपने होप बनाए रखिए। आप देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा और उसके आगे आपको एफिलिएटेड में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं मिला तो। सो तो अब इसमें लिखा है कट ऑफ जारी कर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कोविड-19 के कारण कॉलेजों में भी इस बार प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ये सब तो हम लोग को पता ही है ये सब चीज़ें। अब देखिए, सबसे पहले यूजीईटी पाठ्यक्रम,
सबसे पहले यूजीएटी पाठ्यक्रम के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ आईपीएस की परिणाम 25 या 26 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीजीएटी और विधि का परिणाम 27 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ये सभी रिजल्ट 28 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। एबीवी प्रशासन को प्रवेश की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी करनी होगी। जैसे कि हमारा टाइम लिमिट दिया गया था कि 21 अक्टूबर तक हमें सब करना है, तो आप ऐसे देख ही रहे हैं कि ये लोग इतना लेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ही सारा प्रोसीजर जाना ही जाना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि तब तक तो ये तब तक कर ही पाएंगे, उससे जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमें पता ही है। तो इसमें बस यही लिखा है कि जो आपकी 27 अक्टूबर को आपके सारे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और ये सभी रिजल्ट 28 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। मतलब 27 को भी जारी कर सकते हैं और 25 को तो आपका यूजीएटी का आएगा ही और 26 को तो आना ही है फिर आपका। और फिर उसके बाद जो आपका पीजी के कोर्सेज़ का है वो रिज़ल्ट है, वो आपका 27 तक आ जाना है। तो ये सब तो हमें पता ही है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको सब पहले से ही पता है। और नवंबर के नए सत्र से शुरू कर दिए जाएंगे, मतलब कि नवंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो काउंसलिंग का बस यही प्रोसीजर रहेगा कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में कुछ फ़ीस क्या पता जमा करना हो कि ना करना हो, वो तो आगे देखेंगे। आपको आपके नंबर के हिसाब से कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस चूज़ करने हैं। आप एक चीज़ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आपके नंबर के हिसाब से, जब भी आपके नंबर, मान लीजिए आपके नंबर 140 आए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कैंपस के लिए तो जाइए ही जाइए, लेकिन साथ में एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी जाइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ मेन कैंपस ही सारे चॉइसेस में फिल कर देंगे तो आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से कॉलेजेस को चॉइस करिएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके 170 नंबर हैं, तो आपके जब 170 मार्क्स हैं, 170 प्लस मार्क्स हैं, तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए उसमें चॉइस फिलिंग में प्रियोरिटाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को प्रियोरिटाइज़ कर सकते हैं और प्रियोरिटी वाइज अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें पहले चूज़ करनी, कौन सी चीज़ें बाद में चूज़ करनी है। तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा पहले से ही। सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के में अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए। ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए सीबीएसई बोर्ड को जो होता है ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दिया जाता है, ये साथ में ही रिपोर्ट कार्ड के साथ में ही आपको ये दिया जाता है। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, तो बस कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड में नहीं दिया जाता है, तो जो आपके पास चीज़ें हैं आप उसी को लेके आप अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं ऑनलाइन। आधार कार्ड और रंगीन फ़ोटो, मतलब कलर्ड फ़ोटोज़ आपको लेनी है। आपको कम से कम नहीं तो 2 कॉपी तो आपको कर ही लेनी है फ़ोटोज़ की, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते एंड टाइम पे आपको कि फ़ोटो हमारे पास नहीं है और ऐसा वैसा है। तो जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी, जो आपकी कास्ट है उसकी सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा पत्र। और जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, अगर आप किसी रिजर्व्ड कास्ट से हैं तभी आप उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप SC ST से हैं, OBC से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन आप जनरल से हैं तो नो नीड ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। फिर और स्पोर्ट्स कोटे वाले को संबंधित प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा। और जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं इनको भी अपना सभी लोग को अपलोड करके, स्कैन करके अपलोड करना होगा, ये चीज़ करनी है। फिर इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है काउंसलिंग का, इसको आपका पूरा फुलफ़िल करके, इस काउंसलिंग की प्रोसीजर को पूरा फुलफ़िल करके आपको दाखिला दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। ये हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट। देखिए हॉस्टल, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इधर, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, एक चीज़ मैं आपको इधर और बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट्स एडिशनल लेने होंगे। जैसे आपका जनरल कैटेगरी के हैं, आप EWS आपने फॉर्म में आपने यस किया हो तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो वो तो आप उसी समय दे चुके होते हैं। इसमें जैसे आपका एक लोकेशन सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ रहते हैं, तो उस चीज़ को भी आप अपने पास आपको रखना है। और इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप
अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप एटलीस्ट ये इनकम सर्टिफिकेट तो बनवा सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी मान लीजिए कम है आपकी, तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको जाके हमें अपने पास के किसी सांसद और किसी से ही करवाना पड़ता है वो चीज़, तो आप उसको करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये चीज़ कर ली जाती है, और इसमें आपके साथ से किसी के साइन लगते हैं, आपके पास की कम्युनिटी के जो मेन होते हैं, मुझे इतना नहीं पता, तो उन कम्युनिटी का कुछ लगता है साइन वाइन, और उसके बाद आपको ये ऑनलाइन ही आपका ये प्रोसीजर हो जाता है, और आप इसको जाके हाई कोर्ट या गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी करा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी ऐसा कुछ चीज़ें हैं। और तो बस डॉक्यूमेंट्स में बस इतना ही लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगना है, और इसके अलावा आपको कुछ लगेगा भी नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट। हॉस्टल अलॉटमेंट एक बहुत बड़ी मुद्दा बैठ गया है इस समय का, कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको सच में पूरा प्रोसीजर बताना चाहूँगा, पूरा प्रोसीजर तो नहीं, मैं आपको सही बात बताना चाहूँगा। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी आप चिंता ना करिए, अभी आपका रिजल्ट्स आना बाकी है, पहले आप रिजल्ट्स पे अपने ध्यान दीजिए, काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। हॉस्टल नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम हॉस्टल के लिए तो एक मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, तो वो चीज़ तो बाद में पता चली जानी है। और क्या है, वो चीज़ तो हमें बाद में पता चली जानी है कि हॉस्टल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें तो चिंता नहीं करनी है। तो बस हमें अभी इसको देखना है, हॉस्टल अलॉटमेंट। तो इसमें लिखा EVV ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हॉस्टल, हाँ, जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरते समय आपको भी एक हॉस्टल का वो आया होगा, हॉस्टल, आप अभी अब साइट पे जाके देखेंगे, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो फॉर्म दे दूंगा, तो उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट की एक फॉर्म आई है, तो उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अभी वो आया है, वो अप्रॉक्स आपका 15 अक्टूबर से पहले आया है वो चीज़, तो आप उसको और ही ज़्यादा पहले आया उस, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस फॉर्म को, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। EVV ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हॉस्टल के विकल्प दिया गया था, और हाँ, आपको विकल्प भी दिया गया था कि आपको हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए किया होगा, मतलब कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए मतलब कि उस यस कर दिया होगा उन लोगों ने। तो यदि अभ्यर्थी ने हॉस्टल का विकल्प चुना है तो मेरिट लिस्ट, हाँ, अब ये चीज़ बहुत, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मेरिट के बेस पे ही आपको हॉस्टल अलॉट होंगे। अगर आपका मेरिट लिस्ट नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ नोट करनी होगी। अब आपको फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल के टॉपर के लेटेस्ट एज्यूम, हम एक सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर आपको 280 मार्क्स है, मान लीजिए 280 मार्क्स हैं, तो अब 280 मार्क्स है, तो उसकी 280 से फिर एक तरीके से देखा जाएगा कि बच्चे 280 के नीचे कितने आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मान लीजिए 280 टॉपर का नंबर 280 मार्क्स है, उसके नीचे कितने बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि जैसे 270 किसके हैं, 280, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 280 से लेकर और उसके नीचे डिक्रीज करते जाएंगे, जितने अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 280 से नीचे और 220 के तक रहेंगे, तो उसके नीचे वालों के लिए ये चीज़ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको हॉस्टल अलॉटमेंट मिलना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं मतलब मेरिट लिस्ट हाई जाना। मान लीजिए आपका 220 टॉपर के 210 मार्क्स हैं, तो 170 वाले को भी हॉस्टल मिल सकता है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और मेन कैंपस में आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, इसका जो मेरिट लिस्ट होता है, इसका अलग ही बनता है। इसका मतलब कि मेरिट लिस्ट आपका एकदम यूनिक बनेगा। ये आपका मेन कैंपस में एडमिशन से बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपके टॉपर के 210 मार्क्स हैं, और तो फिर और इसका मेरिट लिस्ट अलग से निकलती है, तो जिसमें मान लीजिए लिखा आपका 192 मार्क्स कट ऑफ दे दिया जाएगा हॉस्टल के लिए, आपके इतने ऊपर मार्क्स रहेंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 170 मार्क्स रहेगा तो हमें कैंपस नहीं मिलेगा। कैंपस तो 170 मार्क्स में मिलेगा, लेकिन हॉस्टल का जो मेरिट लिस्ट होती है वो अलग ही रहती है, तो उसकी एक अलग मेरिट लिस्ट निकलती है। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कट ऑफ फॉर ऑल कोर्सेज। अब देखिए कट ऑफ में मैं आपको एक चीज़ बहुत ही सही तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जो ये एक्सपेक्टेड चार्ट्स बने होते हैं, आपको दिया रहता है कि इस साल इतना था, उस चीज़ को सिर्फ आप देखिए पेपर के समय, जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं तो उस समय देखिए बस उस चीज़ को, बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ सीइंग दोज थिंग्स आफ्टर योर एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं, तो आपको उस समय मतलब कि
मतलब कि ओवरव्यू चाहिए होता है कि मतलब कि क्या कट ऑफ गए थे, हम उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो समझ रहे ना बात को आप, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, उसी हिसाब से मतलब कि आपके आगे का कैसे क्या होगा। तो उस हिसाब से जैसे मान लीजिए आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मतलब इतना कट ऑफ गया था, तो हमें इस हिसाब से तैयारी करनी होगी, तो हम इस कट ऑफ को फुलफिल करके हम यहाँ पर काउंसलिंग में मेन कैंपस के लिए बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपका लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है आपका। क्योंकि इसलिए मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इसका मतलब नहीं रह जाता क्योंकि हमें क्या पता कि टॉपर कितने नंबर लाने वाला है, हमें तो ये चीज़ पता नहीं है। एज्यूम करिए आप, एज्यूम करिए आप, सॉरी एक सेकेंड, आप एज्यूम करिए कि जो आपका टॉपर है उसके 240 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 240 मार्क्स में 240 से जितने क्लोज नंबर आप लेके आएंगे, मान लीजिए 170 नंबर ले आते हैं, आप जितना ही क्लोज नंबर लेके आएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 240 मार्क्स का कट ऑफ है, मान लीजिए 240 मार्क्स का कट ऑफ है और आप ला रहे हैं, आप ला रहे हैं, आप ला रहे हैं 140 मार्क्स। ओके, आप जनरल कैटेगरी के, हम जनरल कैटेगरी की बात मैं करूँगा, 140 मार्क्स आप ला रहे हैं, तो आपका एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो 140 मार्क्स में बहुत, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है 240 से, 240 और 140 के बीच में बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास शायद से अप्रॉक्स 700 प्लस सीटें हैं। तो आप मेन कैंपस में तो आपका पहले ही फुलफिल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ला रहे हैं 150 मार्क्स, अगर आप मान लीजिए 150 मार्क्स, 160 मार्क्स ला रहे हैं आप, तो इसमें आपका एडमिशन होना थोड़ा सा कह सकते हैं हो सकता है एडमिशन। तो इसका बस इतना ही बताने का। और लेकिन SC ST का अगर इतना ला रहे हैं तो उनका होना ही होना है, पक्का होना है, OBC वालों का भी होना है। लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको थोड़ा जो टॉपर के मार्क्स से थोड़े क्लोज मार्क्स लाने होंगे। इसीलिए इसीलिए जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि कट ऑफ कितना हाई चला जाए, कितना हाई चला जाए। तो इसके लिए होप बनाए रखिए, होपलेस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाउन टू अर्थ भी रहिए, मतलब कि एकदम नहीं उड़ना है, कॉन्फिडेंस में रहना है कि हमारा होना ही होना है। तो ऐसा भी नहीं है, हर चीज़ों को न्यूट्रलाइज करके चलिए, इक्विलिब्रियम में लेके चलिए, तभी आपकी हर चीज़ें होंगी सही तरीके से। ज़्यादा मतलब कि मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हो ही जाना है, तो उतना वैसा भी कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना हमें। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ के लिए आपको मतलब कोई लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो वो उस मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ला रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये जैसे 169 कट ऑफ जा रहा है, 168 कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट 280 चला गया, अगर आपका मेरिट लिस्ट 280 चला गया, मेरिट लिस्ट का मैक्सिमम मार्क्स 280 चला गया, और उसके नीचे आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं मेरिट लिस्ट में, 270 वाले, 270 मान लीजिए आपके 100 बच्चे जा रहे हैं, फिर 260 में आपके 10 बच्चे जा रहे हैं, फिर 240 में आपके 8 बच्चे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आपकी सीटें कम हो रही हैं ना धीरे धीरे। तो 170 वाले को कहाँ ना एडमिशन मिलेगा। तो आप ये चीज़ को समझिए, 170 वाले को फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर उसी हिसाब से, तो इस चीज़ के लिए आप चिंता ना करिए, किसी भी लिस्ट विस्ट के देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी को एक चीज़ मोटा मोटा एक ये लॉजिक बना के चलिए कि ऐसा ही कुछ होना है। और फिर बस इतना ही चीज़ें हमें आपको बतानी थी। और इसके अलावा तो अगर आपको कोई चीज़ के डाउट है, क्वेरी है कोई चीज़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट्स अगर डोमिनेशन में रहे तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा मैं। So I think all you have understood that what I wanted to convey from this video. So best of luck for your results in counseling, and thank you very much.